हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, ये आपका पूरा वन शॉट कंप्लीट लेक्चर होगा, तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपका लंबा भी जाएगा वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। आपका पहले हम स्केलर, वेक्टर, फिर इनके कंपोनेंट वगैरह पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनके प्रोडक्ट्स, रूल्स वगैरह एंड विद क्वेश्चंस विद PYQ। ठीक है, विद ईच टॉपिक। और इन लास्ट फिर हम इसमें आपका पर्टिकुलरली दो मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, जिसे हम कंप्लीट करेंगे और उसका भी PYQ क्वेश्चन देखेंगे। सो ये आपका मैं बताऊं जो भी है, ये सिलेबस आपका मोशन इन अ प्लेन, ये आपका UKPSC लेक्चरर और KVS NVS और EMRS, ये तीनों का सिलेबस सेम टू सेम है। बस आपका UKPSC लेक्चरर में फिजिक्स का सिलेबस जो है, ये मोशन इन अ प्लेन, ये आपका काइनेमेटिक्स के अंदर दे रखा है थोड़ा। ठीक है, लेकिन KVS NVS में या EMRS में, ठीक है, ये आपका अलग से एक टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, उसमें है ये सिलेबस, लेकिन सेम टू सेम है, एक एक वर्ड सेम है। ठीक है, तो हम कंप्लीट करेंगे। जो स्टार्ट होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ से, ठीक है, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका स्केलर क्वांटिटीज़ में सबसे पहली चीज़ मोशन इन अ प्लेन में हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ हो गया आपका, या फिर आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इन सब का क्या पड़ेगा, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा, दैट इज़ वाई हम इन्हें यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज में ये होते क्या है, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल मास हो गया आपका। ठीक है, आप बोलते हो 2 kg, आपने कभी ये नहीं बोला होगा इसका डायरेक्शन इधर से उधर है, उधर से इधर है। उसी तरीके से टाइम आप 2 सेकेंड बता देते हो, कभी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करंट, ये इसको मैं आप लास्ट में बोलती हूँ। उससे पहले डिस्टेंस, ये भी क्या होता है, आप हमेशा कहोगे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, आप डिस्टेंस नहीं बताते हो, जहाँ भी आप डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं बताते हो। जहाँ भी आप डायरेक्शन बताओगे डिस्टेंस के साथ कि मैं 2 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट गया, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी डिस्टेंस, जहाँ भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है, वो वेक्टर में आ जाता है। तो वो सारी क्वान्टिटीज़ जिनमें क्या होता है, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। इन अ सेम वे करंट भी क्या होता है आपका, एक तरीके से ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब नॉर्मली हम इसे एज ए वेक्टर ट्रीट करने लग जाते हैं, पर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटीज़ था। सेम इसी तरीके से आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और ये इन्हें नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो नहीं होता है कि आप नॉर्मली इसे जोड़ दोगे। इसमें आपका वेक्टर लॉ यूज़ होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, लाइक फोर्स में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, एक किसी डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो चीज़ें ध्यान में रखा करो जो आपको मान लो पहले से ना पता हो, कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी। ठीक है, तो इन रिवीजन मोड जो नहीं आपको पता होता है, आप उसको 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर लिया करो। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, तो मुझे इसे 1-2 बार और रिवाइज़ करना। ठीक है, अब नोटेशन में आ जाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। स्केलर को तो नॉर्मली हम जैसे कि 2 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया कि 4 kg हो गया, 5 kg हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, इस तरीके से। लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है आपका, कि मान लो कोई वेक्टर ए है, तो उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं हम। ठीक है, अगर मुझे दिखाना है कि उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको एक मॉड में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, उस ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा था, ये क्या बताता है, आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो उस तरीके से एक हम नॉर्मल वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, इन्हें कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट एक सिंपल सा उसका नोटेशन पढ़ रहा है। ठीक है,
तो देखो, मान लो आपका एक वेक्टर है, तो उस मान लो एक आपका वेक्टर है जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो एरो है वो उसका क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा है आपका वेलोसिटी माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का 50 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर है। एक्स यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, माइनस को मैं अगर अंदर ले जाऊंगी तो इट मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का 50 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया हो आपको, बाकी आगे देखते हैं। यस, एक और चीज़, शायद अगर आप लोग को ये हो रहा हो कि मुझे टाइम क्यों लगता है वीडियो अपलोड करने में, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि इतना सारा एक एक टॉपिक, ठीक है, और इन डिटेल, और वो भी आपका PYQ बहुत सारे मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, मतलब पर टॉपिक के हिसाब से एक दो लिए हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं सारे PYQ इंक्लूड करूँगी तो आपका ये लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने कुछ PYQ लिए हैं, तो वो सारा आपका अरेंज करके प्रॉपर नोट्स बनाना, फिर उसके बाद से ये लेक्चर रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को ये हो रहा हो कि मैं पहले से ही नोट्स बना के फिर कराती हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं यहीं पे आपका नोट्स बनवाऊँ, यहीं पे ये टॉपिक तुरंत करवाऊँ, तो इसमें टाइम और भी ज़्यादा लगेगा, और अभी आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अभी आपका मेन टारगेट क्या है कि आप अपने पहले टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक क्लियर करने के बाद PYQ लगाओ। ठीक है, जितना हो सकता है बस ये 2 रिवीजन मोड में करो। ठीक है, तो मैं इसलिए पहले मैं रात में ये नोट्स तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी थोड़ा आपका लेक्चर कंप्लीट हो, वरना मैं ये एक एक टॉपिक यहाँ लिखूँगी, फिर आपको कराऊँगी, समझाऊँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जिस तरीके से लोगों के 1 शॉट वीडियो बनते हैं ना, आप आई थिंक देखते होगे 6 घंटे का, 7 घंटे का, ठीक है, या फिर ये एक यूनिट ही वो 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हो जाएगा। अगर मैं यहीं कराऊंगी तो वो उतना लग जाएगा, या तो 7-8 घंटे में ये पूरा हो सकता है, एक लेक्चर ख़त्म होगा, और या फिर आपका 2-3 पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं इसका पहले नोट्स बना लेती हूँ, जिससे ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-1.5 घंटे में हो जाए। ठीक है, तो हम करते हैं आगे का टॉपिक। बाकी किसी को कोई कुछ डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। मान लो एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है, ठीक है, उसका इस ओरिजिन से इस ओरिजिन के रेफरेंस में उसके क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एरो ही हमें क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एक आपका ऑब्जेक्ट का जो है, मान लो एट पॉइंट P हमें निकालना है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर उसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो OP हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, कहाँ से, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जहाँ पे पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये हमें डायरेक्शन भी बताता है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन अ सिंपल वे हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ओरिजिन। ठीक है, आई होप इतना समझ आया हो। बाकी और ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप ये इतना तो आपने बेसिकली अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक सिंपल वर्ड में मैं अगर बोलूँ तो ये आपका क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, या इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लो, अ वेक्टर विच गिव्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स और इट टेल, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, इट टेल्स हाउ मच, ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब कितना उसकी पोजीशन में चेंजेस आया है एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसको भी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जरूरी नहीं है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, वो किसी गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ क्या था, पहले एक इनिशियल पार्टिकल था जिसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, P थी, फिर वो P से Q पे चला गया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ वो पूछे आपका पोजीशन वेक्टर, तो देखो पहले तो उसका पोजीशन वेक्टर OP था, अब क्या हो गया, वो पोजीशन वेक्टर OQ हो गया। लेकिन अगर इसने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, मतलब P से Q तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है,
तो इसी तरीके से अब हम कुछ जनरल हमने वेक्टर पढ़ लिए कि वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर क्या होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि आपका क्या पढ़ा हमने, हाँ फिर हमने पढ़ लिया आपका पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया कि पोजीशन वेक्टर आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब बेसिक कुछ वेक्टर्स हैं जो आपका सिलेबस में था कि जनरल वेक्टर या टाइप ऑफ वेक्टर्स का, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स में आ जाते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे मान लो दो फोर्स है, एक F1 है आपका, एक F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, और दोनों आपके ठीक है किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, दीज आर आपका इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली आ जाते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन हमें सेम रहेगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे मान लो आपका एक ये है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, उन्हें पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट जैसे ये देखो, यहाँ एक F1 है एक F2 है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, तो इसलिए ये क्या होंगे आपके, मतलब पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल ये इसका डेफिनेशन रहा। इसके आगे भी कुछ टाइप है आपका, जैसे कि आपका है एंटी पैरेलल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनके डायरेक्शन तो अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। ठीक है, जो अभी हमने पीछे वाला एग्जांपल देखा था वो भी एंटी पैरेलल का था। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये 4 न्यूटन का है और ये 2 न्यूटन का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, या ये वाला ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक तरीके से क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं आपके, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन लेकिन क्या हो, अपोजिट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आप कंफ्यूज हो सकते हो एंटी पैरेलल में और नेगेटिव में, मैं अभी बताती हूँ, रुको। देखो नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। एंटी पैरेलल में क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दोनों में ये वाला फैक्टर तो सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकती हूँ अगर इसका भी मैग्नीट्यूड सेम कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव वेक्टर आपका एंटी पैरेलल वेक्टर तो होता ही है। ठीक है, लेकिन एक एंटी पैरेलल वेक्टर आपका नेगेटिव वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो वो आपका नेगेटिव वेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी अगला वेक्टर देखते हैं आगे, क्या आपका को इनिशियल्स वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर। पहले को इनिशियल देख लेते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ये देखो, को इनिशियल यानी एक ही जगह से स्टार्ट होने वाले वेक्टर। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इनिशियल पॉइंट इनका क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो ABC हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, आपके को प्लेनर वेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका XY एक प्लेन है जिसमें ABC 3 आपके क्या है, वेक्टर्स हैं, तीनों क्योंकि एक ही प्लेन में है तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, आपके को प्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया आपको। अब चलते हैं आगे का देखने। हाँ, ये आई थिंक इसके बाद लास्ट वेक्टर है, इसके बाद नहीं होगा और ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले नल वेक्टर देख लेते हैं। नल वेक्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, 0 होगा, डायरेक्शन आपका इसमें डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मान लो पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है तो वो पॉइंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है तो पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है तो पॉइंट O तक ही रहेगा, तो एक तरीके से मैं इसे OO वेक्टर की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें याद रखना डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है पर मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, 0 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो और डायरेक्शन क्या हो, आपका फिक्स्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे I J K ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं आपके XY Z एक्सिस के अलॉन्ग,
इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और डायरेक्शन भी फिक्स होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और इनके एक फिक्स डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे, मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, तो उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका एक ये वेक्टर गिवन है 2i + 3j + 4k, तो पहले मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, कैसे, अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, इसे सॉल्व किया, अंडर रूट 24 आया। तो मैं जब a वेक्टर को उसी अंडर रूट 29 है, अंडर रूट 29 से डिवाइड कर लूँगी, तो ये जो वेक्टर मिला है मुझे, ये क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है यह, ठीक है। तो इतना आई होप सो आपको समझ आया हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में कुछ एक और चीज़, कि ये कोई अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन वॉल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल यूनिट वेक्टर कितने होंगे, तो याद रखना वो इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है, कि इन्फिनिटी हो सकती हैं, ओके। तो लेस्ट, हाँ, अब अगला टॉपिक है आपका कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, यानी कोई एक वेक्टर है उसको अगर किसी एक रियल नंबर से अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। रियल नंबर क्या होते हैं आपके, रियल नंबर में ही आपके क्या आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं और इंटीजर आते हैं, होल नंबर, ये सब आते हैं। यानी किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव या फ्रैक्शन वगैरह से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक वेक्टर को तो क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में, ठीक है। तो याद रखने वाली बात ये है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए बाई अ रियल नंबर लैम्डा वी गेट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बाय द फैक्टर लैम्डा बट डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। यानी आप किसी वेक्टर को अगर किसी एक रियल कांस्टेंट या रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाता है, कितना, बाई फैक्टर लैम्डा, यानी लैम्डा फैक्टर से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अब कैसे रहता है देखते हैं नीचे, ठीक है। देखो मान लो आपका एक वेक्टर ए था, ठीक है, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये कितना है, 3 है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। उसी तरीके से यहाँ देखो एक वेक्टर है, उसको क्या किया, वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगा लेना, मैंने एरो नहीं लगाया। अगर वेक्टर -a को मैं 4/3 एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई की हूँ तो इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, -4/3 नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपके प्लस होगा, +4/3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से कर दूंगी तब तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर क्या आपका एरो लगा लेना, ये एरो नहीं लगाया मैंने, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से मेन चीज़ क्या हुई हमारी समझने वाली, कि जो न्यू मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम जो पहले वाला वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, और डायरेक्शन लेकिन वेक्टर ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया हो आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द नेक्स्ट वन, कि उसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि अगर मैं जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, उसको हम टाइम, टी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम टी फैक्टर टाइम्स होता है, ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक, वो क्या है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ था नहीं इसमें, बस समझाने वाली बात थी कि एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, डायरेक्शन सेम रहता है, बस मैग्नीट्यूड में उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वेक्टर्स का एडिशन, ठीक है, तो वेक्टर्स का एडिशन 2 तरीके से करेंगे हम, 2 तरीके से होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ आपका, एक पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है हमारा, कि मान लो आपका एक वेक्टर ए है, ठीक है, उसके सर यानी उसके टॉप से ही एक दूसरा वेक्टर बी गया है, ठीक है। तो इसके टेल को इसके टॉप से एक एरो ले जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एरो होता है वो क्या करता है, ए और बी दोनों के क्या करता है, रिजल्टेंट को दिखाता है, ठीक है। इसका टॉप
ठीक है, इसके टॉप से दूसरा एरो जाएगा और सेम इसके बॉटम से रिजल्टेंट का एरो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है आपका आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है ए प्लस बी। ठीक है, और इसका अगर आर का अगर हम, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया आर इज इक्वल्स टू ए एरो प्लस बी एरो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो आपका, ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखाया, आप देख सकते हो, ईजी होता है आई थिंक, ये मैंने बस ऐसे ही लिख दिया कि जिसे ना पता वो देख ले। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें पता है वो कितना आ जाता है आपका आर कैप बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या होता है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। इसी तरीके से अगर कोई पूछ दे ये वाला एंगल आपका अल्फ़ा कितना हो, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है आपका, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आई होप ये आपने पढ़ा रखा ही होगा, आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो। मान लो जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो आई कैप डायरेक्शन में है, एक वेक्टर बी है जो आपका जे कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, और थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर वेक्टर एक जो रिजल्टेंट इन दोनों का बनेगा, मान लो जैसे ये था, ये ए कैप गया आई की डायरेक्शन में, ये बी कैप गया जे डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली tan अल्फ़ा बराबर निकालना चाहेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा हमें पता है 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये बी आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ सिर्फ ए आ जाएगा, तो बी अपॉन ए, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना था 4, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 3। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं होता है, और ये चीज़ याद रखना आप, कभी कभी हम ना बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़ने के चक्कर में कि अरे नहीं पीजीटी लेवल का है ये वो करने के चक्कर में ना हम क्या कर देते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसे छोड़ देते हैं, और एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्यों इसी तरीके से बनता है, बिकॉज दे ऑल्सो नोज कि आपका क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन जो आएगा वो 1 मिनट का या 1.5 मिनट का होने वाला है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है, तो वो वहाँ से आपको कोई 2 पन्ने 3 पन्ने की ट्रिग्नोमेट्री या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं देंगे, वो ऐसा ही देंगे जो आपका फॉर्मूला बेस्ड हो या कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, तो आपको पता रहेगा तो आप कर लोगे, और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं करोगे, सीधी बात है। आगे देखो, ये मैंने कुछ और लिख रखा है जिससे अगर कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। मान लो जैसे मैंने बोला वेक्टर ए का टॉप से एक दूसरा वेक्टर अगर बी जाता है और इनका मैग्नीट्यूड अगर ऐसे बनता है, तो मैग्नीट्यूड सी जो होता है वो इक्वल होगा ए प्लस बी के। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड सी का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं, ठीक है ध्यान देना यहाँ पे देखो, ये गया इसके टॉप से दूसरा वेक्टर गया, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट बन रहा है, तो यहाँ रिजल्टेंट क्या है ए है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, ध्यान हमेशा देना कि 2 वेक्टर इस तरीके से होंगे आपके कि एक वेक्टर जाएगा, ठीक है, उसके टॉप से दूसरा वेक्टर जाएगा, ठीक है, और इसके सर को और इसके बॉटम को एक वेक्टर टच करेगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर एक वेक्टर जो इसके बॉटम को और इसके सर को टच करता है वो रिजल्टेंट होता है, और ये जो एक दूसरे के साथ, ठीक है, कंजिक्यूटिवली आपके जा रहे होते हैं ये आपके, ठीक है, जो अदर 2 वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। आगे है आपका पैरेललोग्राम लॉ, अब हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री कह रही हूँ, ट्रायंगल लॉ था आपका, ये किस तरीके से ट्रायंगल लॉ यूज़ करके हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इजी था, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कुछ नहीं था, ये 2 वेक्टर को सम करने पे रिजल्टेंट आर बनता है, और इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा ये है, और tan अल्फ़ा का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ भी देख लेते हैं क्या है। देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग, ठीक है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इन सच अ वे दैट दे आर को-इनिशियल, ठीक है,
द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर इज सोन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल देखो इधर ध्यान से, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है जो मैं पैरेललोग्राम लॉ से जो वेक्टर को सॉल्व करूँगी वो ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करने पे अलग आएगा, नहीं आएगा, दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, कैसे सेम आते हैं अभी नीचे मैं दिखा भी देती हूँ। तो देखिए, देखो जैसे कि क्या है आपका, मान लो हम पहले पैरेललोग्राम से करते हैं, दोनों क्या होने चाहिए, को इनिशियल, यानी सेम जगह से स्टार्ट होने चाहिए। सेम जगह से स्टार्ट हुआ, और ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के अलोंग है। ठीक है, ये इसके अलोंग है, ये इसके अलोंग है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किसके अलोंग बनेगा, डायगोनल के अलोंग। ठीक है, बन गया रिजल्टेंट आर। तो आर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल लॉ में क्या कर सकती हूँ, ए वेक्टर तो था ही, ये वी वेक्टर है, तो वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में उठा करके हम कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ऐसे था ये। ठीक है, देखो पहला वाला वेक्टर ऐसे था, मैं इसको यहाँ से उठा करके अगर यहाँ रख दूँ तो दूसरा वेक्टर बी बन गया, इनका रिजल्टेंट ये बन जाएगा आर। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी। तो देख रहे हो सेम ही है, चाहे पैरेललोग्राम से कर लो चाहे आप कर लो ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आगे देखते हैं, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट आपको पता हो कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना कैसे है। जैसे मान लो आपका एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, ये दूसरा वेक्टर है जे कैप डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट डायगोनल के अलोंग बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं उसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i + 4j कैप। लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 है, तो 90 cos 90 आपका 0 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 9 + 16 25, तो 25 का 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये एक याद रखने वाली चीज़ है, याद रखना, नहीं भी याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो, पर नॉर्मली ये यूज़ हो जाता है, दैट्स वाई मैं समझा रही हूँ। मान लो आपका एक वेक्टर p है, दूसरा भी वेक्टर p है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, कह रहा है रिजल्टेंट बताओ, तो ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। a भी p है, b भी p है, 2pp cos थीटा हो जाएगा। तो ये 2p² cos थीटा, 2p² कॉमन ले लिया तो 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा हमें पता है कितना होता है, 2 cos² θ/2। ठीक है, तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, p² में से p बाहर आ जाएगा, cos² θ/2 में से cos θ/2 हो जाएगा। तो ये याद रखोगे तो सही रहेगा। क्यों, जैसे कि कैसे क्या होता है, मान लो 2-3 हमें वेक्टर फोर्स होता है, ठीक है, और उनके बीच के एंगल मान लो 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट पूछ ले तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 60 है और दोनों के बीच का एंगल अगर मान लो 60 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, cos 60/2 तो cos 30। तो इस तरीके से वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है वैसे आपको याद रखने की, याद रहेगा तो अच्छी बात है, आप थोड़ा और टाइम बचा लोगे अपना। या अगर 2 मैग्नीट्यूड सेम वाले वेक्टर हों तो उनको जोड़ने पे जो उनका रिजल्टेंट आता है वो इतना आता है। ठीक है, तो ये दो तो हमने पढ़ लिया, आपका ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, एक और आता है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक सा है, मैं समझा देती हूँ कि क्या होता है कि अगर व्हेन वी हैव टू ऐड 2 और मोर वेक्टर, अभी तक हमने क्या पढ़े, 2 वेक्टर्स का पढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, 2 या मोर वेक्टर एट अ टाइम। तो इसमें होता क्या, आपका हेड ऑफ ईच वेक्टर जो होता है वो कोइंसाइड करता है विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, जैसे देखो इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। देखो इसका हेड इसका टेल, तो ये इस तरीके से मिल करके एक पूरा क्लोज पॉलीगन भी बना सकते हैं, या डिफरेंट लेवल के कितने भी वेक्टर जोड़ के अलग अलग पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है, रिजल्टेंट क्या बनता है इनका सम करके। ठीक है, जैसे इसमें देखो r इज इक्वल टू क्या होता है, a + b + c। लेकिन इन केस अगर ये एक आपका क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाता है तुम्हारा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि आपका क्लोज्ड पॉलीगन के केस में रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, बस इतना ही था। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपका आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो, UPSC में आया था और KVS PGT में आया था। तो मान लो जैसे 3 वेक्टर है,
1 2 3, ठीक है। एक्टेड ऑन अ बॉडी देन द डायरेक्शन ऑफ एफ आर, यानी रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालना। तो ठीक है, तीनों लग रहे हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो मैंने अभी ऊपर यहाँ बताया है आपको, एक सेकंड रुको, कि कैसे अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हो तो कैसे जोड़ते हैं, उन्हें इस तरीके से जोड़ दो वेक्टर है तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, तीनों का रखा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के के साथ। तो हमने देखा तो वो 0 0 0 आ गए। तो एक तरीके से क्या था, नल होता है। ये NUL है, हाँ NUL है, तो ये नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि इसमें नल वेक्टर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखो ये वाला, कि ये वेक्टर्स हैं, फोर्स लग रहे हैं कि F0 फोर्स है, ये इस तरीके से क्लोज पॉलीगन बना रहा है। तो पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब भी वेक्टर अगर क्लोज पॉलीगन बनाएंगे तो उस केस में आपका रिजल्टेंट कितना बनता है, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आगे देखो, अब है हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, अब हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कोई आपका बहुत इसमें अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है, बस इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखो, मैं a माइनस वी को ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने वेक्टर a में माइनस वी वेक्टर को जोड़ा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी a माइनस बी भी क्या है, एक तरीके का वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, दूसरा वेक्टर को हम अपोजिट साइन के साथ लेंगे, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन के साथ लेंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज एन एडिशन विद अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखो इसमें सेम ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो मैं ग्राफ से समझा देती हूँ कि जैसे वेक्टर ए था, वेक्टर वी क्या था, वेक्टर ए के हेड से जा रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनता है, तो यहाँ आर बराबर a प्लस बी आ जाता है। लेकिन अगर आपका ए वेक्टर तो सेम ही है, लेकिन वी वेक्टर को अगर अपोजिट कर दें और रिजल्टेंट सेम ही रहे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आता है आपका कितना हो जाता है, a माइनस बी, क्योंकि b का डायरेक्शन क्या किया हमने, अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है सॉल्व करने में, वो कितना आता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है। tan अल्फा का फॉर्मूला है b साइन थीटा अपन में a माइनस बी कॉस थीटा हो जाता है, सिर्फ साइन का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका एनवीएस पीजीटी में था और ईएमआरएस की पीजीटी फिजिक्स सिलेबस में था, सिलेबस में कह रही हूँ, पीवाईक्यू में था। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर पी एंड क्यू इज आर, कह रहा 2 वेक्टर हैं पी एंड क्यू जिनका रिजल्टेंट आर है, ठीक है। तो अगर उनका रिजल्टेंट आर है तो हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। इफ़ द वेक्टर q इज रिवर्स्ड, देखो p एंड q थे, जिसमें से q को क्या किया, रिवर्स कर दिया, यानी ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा s, और उसका रिजल्टेंट इन्होंने क्या बोला है, s, कि जब q का डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट कितना हो गया, s हो गया। तो s बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो पूछा है देन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। तो ठीक है, दोनों लिखा है हमने, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा आपका। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है, तो आप आराम से अपना काम करते रहना, ठीक है। तो यहाँ एक बार और मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से चेंजेस आता है। देखो वेक्टर ए, इसके टॉप से दूसरा वेक्टर बी, तो और इसके टेल और हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट। लेकिन अगर वेक्टर बी को हमने रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक तो क्या ही है, एक तरीके से वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक है। देखो इससे पहले एक टॉपिक आता है आपका कंपोनेंट वाला, तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। वो आई थिंक मैंने नीचे ले लिया है, यस, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर,
ठीक है। मान लो जैसे एक इसमें होता क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है, ये आपका सिलेबस में हूबहू है, ठीक है। मैं या तो क्या करूँगी, आपका सिलेबस अटैच कर दूँगी अभी, तो आप देख लेना। यूकेपीएससी लेक्चरर का सिलेबस मोशन इन अ प्लेन सेम है आपका केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के पीजीटी फिजिक्स के मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है, बस यूकेपीएससी में थोड़े कुछ टॉपिक और भी हैं और यूनिट में, लेकिन ये वाला सिलेबस तो सेम है। तो देखो मैं वो ऐड कर दूँगी, आप देख लेना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर को उसके एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्प्लिट करने पे जो हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, जैसे देखो दीज आर इट्स, इसको आप इजी डेफिनेशन देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। देखो यस जैसे देखो मान लो आपका एक वेक्टर p है, ठीक है। इसको मैंने आई एक्सिस के अलोंग अगर मैं स्प्लिट करूँगी तो क्या बनेगा, p cos थीटा, अगर थीटा एंगल पे है तो। वाई एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करने पे, मैं स्प्लिट सही बोलूँ ना, कुछ तो भूल रहा हूँ शायद, क्या बोलते हैं, स्प्लिट करना ही ना। वेक्टर p को आई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आता है, p cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग p sin थीटा आता है, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस, तो p को मैं p वेक्टर को कैसे लिख सकती हूँ, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। पी एक्स कितना हो जाएगा, p cos थीटा, पी वाई कितना हो जाएगा, p sin थीटा। तो ये जो x और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके तो एक चीज़, हाँ यही था, ठीक है। तो मुझे यही बताना था। इसी तरीके से 3D में जेड कंपोनेंट भी आने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होते हैं आपके 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर के स्प्लिटेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ये ऊपर वाला टॉपिक। ऊपर वाला टॉपिक कहता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक है। कि अगर किसी वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे हम, यानी देखो ध्यान से, ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्सिस इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अभी हमने कंपोनेंट पढ़ लिया कि कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, ब्रेक, एक वेक्टर को, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है, किसी एक वेक्टर को उसके एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करना ही एक तरीके से क्या होता है, उस वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम कि एक आपका वेक्टर p है, ठीक है। इसको x एक्सिस के अलोंग करेंगे तो p cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो p sin थीटा आएगा। और ये p cos थीटा p sin थीटा ही क्या है, आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये इन्हीं इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग, ठीक है। रिजॉल्विंग वेक्टर अलोंग इट्स कंपोनेंट अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे मान लो एक आपका 40 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 40 cos 30, वाई एक्सिस के अलोंग 40 sin 30। तो एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 40 sin cos 30 और 40 sin 30, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2, ये मैं 40 में मैंने 0 मिस कर दिया, ठीक है। तो आप वो मैनेज कर लेना, आपको बस प्रोसेस समझना, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा से वैसे भी आपको कुछ नहीं करना। तो एक दूसरा भी एग्जांपल लिया है मैंने, देखो क्या है कि एक आपका एफ वेक्टर है 20√2 का, जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करेंगे हम इसके कंपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा 20√2 cos 45, और यहाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस का 20√2 sin 45। तो एफ जो वेक्टर बनेगा आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन अलोंग, वो क्या बनेगा 20√2 cos 45 और 20√2 sin 45। ये मैंने इसके आगे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने जे कैप में ले लिया, ठीक है। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वेक्टर पी मिल जाएगा, सॉरी वेक्टर एफ मिल जाएगा अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। कि इसके कंपोनेंट के जो भी एक्सिस होंगे उसके अलोंग, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, इतना टफ तो कुछ था नहीं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है कि इसके एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करने पे जो हमें कंपोनेंट या जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और ये प्रोसीजर, ये स्प्लिट करने वाला प्रोसेस ही क्या होता है, रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
यस, ये हमने पढ़ लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हाँ, अब इजी है। अब आपका हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, और आपका एक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो उस तरीके के जिस तरीके का वो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मैं उन दोनों का अगर डॉट लेती हूँ तो हमें ए बी कॉस थीटा मिलता है। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या है, स्केलर वैल्यू होती है। मतलब इसे सॉल्व करने पे हमें एक स्केलर, एक मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू मिलती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इस तरीके के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जो आपके 3 यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, इनका आपस में भी डॉट लेने पे कितना आता है, आई डॉट आई करोगे तो कितना होगा, आई डॉट आई का आई कैप कॉस 0, क्योंकि आई के बीच में 0 एंगल बनेगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मान लो आपका एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी क्या है आपका पी एक्स आई कैप, पी वाई प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डॉट लेती हूँ तो होगा क्या, सेम कंपोनेंट सेम के साथ जाएगा, यानी आई के साथ कितना आएगा, 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो इसलिए ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। बाकी के साथ क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 90, और कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। उसी तरीके से आई डॉट के भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो सिर्फ आई वाला सेम आएगा। तो याद रखना स्केलर प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा कितना होता है 1 होता है, लेकिन किसी और के साथ एंगल 90 डिग्री बनने की वजह से कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है आपका कि हमें एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे। ठीक है, तो पूछ रहे हैं अब बताओ इस ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एस डिस्टेंस से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, बोल रहा है इसका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होता है एफ डॉट एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है आपका, फोर्स आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि थीटा एंगल पे है, क्या है आपका एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा आई कैप में और एफ साइन थीटा जे कैप में, और डॉट एस डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है आपका, आई कैप डायरेक्शन में है, तो एस आई कैप। तो यहाँ क्या होगा, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इसलिए इसके साथ इसका आ जाएगा कि एफ कॉस थीटा, लेकिन आई डॉट का जे डॉट का आई के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए एफ कॉस थीटा डॉट एस। ठीक है, तो ये आया, और ये क्या है कि स्केलर वैल्यू। तो हमेशा याद रखना आप जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगी जिसका डायरेक्शन नहीं होगा, इट मीन्स वो एक स्केलर वैल्यू आएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके यस को देखो, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने को कहेगा या क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को कहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे हमें एक वेक्टर वैल्यू मिलती है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, आपका वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी बराबर कितना आता है आपका ए बी साइन थीटा। मान लो आपका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनका ए क्रॉस बी कैसे लिया जाता है, आई जे के ए के कंपोनेंट बी के कंपोनेंट। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, आई के रिस्पेक्ट में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, तो ये ए वाई बी जेड और माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, उसी तरीके से आपका अगर जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस जे लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, प्लस के कैप डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो, कुछ तो था नहीं इसमें, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो यहाँ ध्यान देना, यहाँ आई क्रॉस आई, क्योंकि एंगल 0 बनेगा और साइन 0 0 हो जाता है, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है, लेकिन आई क्रॉस जे करने पे क्या आएगा के कैप, जे क्रॉस के करने पे कितना आएगा आई कैप, के क्रॉस आई करने पे कितना आएगा जे कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन 90 आपका 0 नहीं होता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों निकाल के देखेंगे, फिर ये आपका टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट के 2 टॉपिक बचेंगे। तो अब देखो क्या है, मान लो आपका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, हमें क्या निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का डॉट ले लेंगे, तो आई का आई के साथ चला जाएगा, जे का जे के साथ चला जाएगा और के का के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, हमारा 3 आएगा जो कि स्केलर वैल्यू। लेकिन इसके रिवर्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करेंगे कि आपका आई जे के ए वेक्टर के सारे कंपोनेंट, वी वेक्टर के सारे कंपोनेंट, इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 - 5 ये, तो यहाँ ये बना, तो यहाँ देख सकते हो ये एक वेक्टर है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है। ठीक है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को ही हम क्या बोलेंगे कि ये ए और बी का प्रोडक्ट की वैल्यू है, और ये प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा वाला, वेक्टर्स का। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया वेक्टर से रिलेटेड, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमने ये भी पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, हमने वो भी पढ़ लिया। और हमने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स भी पढ़ लिए। ठीक है, अब है लास्ट के आपके टॉपिक कि 4 टॉपिक बचा शायद मोशन इन अ प्लेन में। अभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो पहले ये समझते हैं कि मोशन इन अ प्लेन होता क्या है। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन आपका एक तरीके का 2D मोशन होता है। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय द ऑब्जेक्ट पोजीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेशन से। ठीक है, पोजीशंस होता क्या है आपका एक तरीके से, देखो पोजीशन हमारा, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज द लोकेशन इन स्पेस एट अ गिवन टाइम, यानी किसी गिवन टाइम इंटरवल पे एक पार्टिकल की पोजीशन जो कि एक वेक्टर फॉर्म से ओरिजिन से रिप्रेजेंट की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं पार्टिकल का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पार्टिकल लोकेशन इज नोन एज पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज एट विच इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, यानी समय के साथ पोजीशन में जो चेंज आती है उसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड के इक्वल आती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो ये तो वेलोसिटी हो गई कि टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंजेज आता है उसे वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो कैसे बताएंगे हम। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन एक ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ऑन अ गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें हमेशा याद रखना आप क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के क्या केस में क्या रहेगा, क्योंकि इसने बोल दिया इक्वल डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा और डायरेक्शन भी क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा। कब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। ठीक है, डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी क्या होती है, एक तरीके से कांस्टेंट। वाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपके क्या हैं, सेम है, दैट इज़ वाई वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट।
ठीक है, किस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर ये पूछ ले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने वो नोट्स में नहीं डाला, तो इसका अपोजिट ले लेना आप उसमें। ऐसा केस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, तो उस तरीके के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही आपका। ठीक है, तो ये रहा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर होता है, जैसे कि अर्थ का रोटेशन। ठीक है, अर्थ का हमें पता है, जैसे कि जो दिन होती है रात होती है 24 घंटे की होती है, यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि 24 घंटे से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, यानी सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। या इसका रिवॉल्यूशन सन के अराउंड जो होता है वो भी क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, और सिंस आपके अर्थ का सेम है, ठीक है, उसी तरीके से अदर प्लेनेट का भी सेम होता है टाइम इंटरवल। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो 1 घंटे में पूरा कवर कर लेती हैं डिस्टेंस, यानी वापस टोटल 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेती हैं, तो वो भी क्या कर रही हैं, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ठीक है, या फिर रोटेशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, तो ये सब क्या है, एक तरीके के आपके यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है आपका कि इट अगर व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसमें क्या था, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। इसमें क्या है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही है, डिफाइन ही कैसे होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे अदर टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम एट अ एवरी इंस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, मतलब पॉजिटिव मतलब कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से घट रहा है, मतलब नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। और ये एक तरीके का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्या, कांस्टेंट चेंज, ठीक है, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या फिर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया हो। अब इसके कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फार्मूला क्या है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है आपका टाइम इंटरवल क्या है। ठीक है, यहाँ पे v इज इक्वस टू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, v इज इक्वस टू u प्लस ए टी, s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एग्जाम्पल देखे, उसी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के एग्जाम्पल क्या है, जिसमें एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका फ्री फॉल में क्या होती है, जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, या फिर स्टडी कार एक्सिलरेशन, ठीक है, वो भी क्या होता है एक तरीके से आपका कांस्टेंट एक्सिलरेशन मोशन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो सेम होता है या कांस्टेंट होता है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें या तो आपका स्पीड भी कांस्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, या फिर डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डन होता है। इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और टाइम कितना हो रहा है आपका, 1 घंटा हो गया है, तो मैं ये ख़त्म करा देती हूँ। क्या ये इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना
दो टॉपिक बचा है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक आपका सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है आपका, एक तरीके का ये स्पेशल केस है आपका, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी क्या होती है आपकी, उसको फेंकने पे वो किस तरीके की ट्रेजेक्टरी बनाती है, एक पर्टिकुलर मान लो एंगल से फेंकने पे वो किस तरीके की ट्रेजेक्टरी बनाती है, कितने मैक्सिमम हाइट तक वो जाती है और कितना मैक्सिमम रेंज कवर करती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके का हो सकता है। एक क्या कि मैं भी ग्राउंड पे खड़ी हूँ, ग्राउंड से ही फेंक रही हूँ किसी बॉल को और वो ग्राउंड पे ही आ रहा है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। और एक आपका और होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें क्या होता है, मैं किसी टावर वगैरह पे या किसी बिल्डिंग पे खड़ी होके कोई बॉल वगैरह या किसी एरोप्लेन से कोई बॉल वगैरह फेंकने पर वो जिस तरीके का आपका ट्रेजेक्टरी बनती है या उसमें जो इस तरीके का मोशन होता है उसे हॉरिजेंटल आपका क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है, जस्ट अ सेकेंड ना, देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है आपका, शुरू करते हैं। देखो ये आपका मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जस्ट अ सेकेंड, यस, मान लो आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन है जो एक बॉल को उठा के फेंक रहा है इनिशियल स्पीड u से, जो कि थीटा एंगल पे फेंक रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एच मैक्स, ठीक है, और उसके बाद वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये जो एक पर्टिकुलरली ये मोशन हो रहा है इसी को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालने को क्या क्या आ जाता है कि आपका जो मैक्सिमम हाइट क्या है, जो ये टोटल रेंज है वो क्या है, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर से नीचे आने में या ऊपर जाने में या नीचे आने में, ये सारी चीज़ों को ही हम क्या करेंगे, आज निकालना सीखेंगे। आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लोगे इसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो है क्या, मान लो u स्पीड से मैं फेंक रही हूँ, इनिशियल स्पीड u से, तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे तो आपका आई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, u कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, u साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, माइनस का g, क्यों, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे जाने पे इसकी जो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट वाली होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। तो सिर्फ इस पर एक्स एक्सिस वाली ही वेलोसिटी काम करती है जो उसे नीचे लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालना सीखते हैं कैसे बाकी चीज़ें निकालते हैं। तो देखो ध्यान से कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर वो हवा में होती है वो टाइम, ठीक है, यानी फेंकने से लेकर के वो जब तक ज़मीन पे नहीं आ जाती वो वाला टाइम, ठीक है। तो वो ये एक मैंने डायरेक्ट फार्मूले के तरीके से कराया है सो दैट आपको फार्मूले याद रहें, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा भी इसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस भी आता है आपका, तब फार्मूला लगाओगे तो उसी बेस पे नॉर्मली अगर आपको ये निकालने भी हैं फार्मूले कैसे आए हैं तो मैं बता दूं आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट ऑन करके, क्योंकि सारी वैल्यू मैंने यहाँ रख ली है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में रखोगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका, 2u/y अपॉन में g, 2u/y अपॉन में आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन g है और u/y कितना है हमारा, वो कितना u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा, ठीक है। तो 2u साइन थीटा अपॉन में g हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिर्फ ये पूछे कि टाइम सिर्फ वो बताओ जो ऊपर जाने में लगती है, यानी टाइम अबव, तो वो क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन में g। उसी तरीके से बिलो यानी यहाँ से यहाँ आने में, तो वो कितना हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन में g। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में g, ठीक है। तो ये टाइम अबव था, टाइम बिलो था और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। इसी तरीके से अगर आपका ये पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, u/y² अपॉन में 2ay। तो u/y² ये हमने रखा था, ठीक है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन में 2 और जी एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या बनता है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के निकाला है। ठीक है, अगर आपको ये भी चाहिए हो कि कहाँ, ये तो आपको आता ही होगा, दैट इज़ वाई मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला बेस रखा है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के आप निकाल लोगे। जैसे ये पहला वाला है v बराबर u प्लस ए टी में, तो अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हम सॉल्व करते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से नहीं आएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट ना, टोटल डिस्टेंस t। तो जस्ट ए सेकेंड, हाँ इसको v बराबर u प्लस ए टी से कैसे कर लेंगे, देखो ये तो टोटल टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t अबव प्लस टी वी लो। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ये टी अबव और टी वी लो कैसे निकालना, वी बराबर यू प्लस ए टी से यू इनिशियल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने देखा था कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका ग्रेविटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना था आपका, जी था। ठीक है, जी था, जस्ट एक सेकंड, हाँ मैं पूरा साफ कर देती हूँ। हाँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपकी एक्सेलरेशन कितना था, जी था। ठीक है, तो और मैक्सिमम हाइट पे जाने पे आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाती है आपकी, 0 हो जाती है। तो v बराबर u प्लस ए टी में v तो 0 हो जाएगा, u प्लस ए टी, ए में माइनस जी टी आ रहा है तो वो माइनस का जी टी बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से u को उस तरफ भेज के t की वैल्यू निकाल लोगे, इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ही सारा डाटा मैंने यहाँ रख दिया, आपको वो रख के ही बस निकालना है। ठीक है, और ये निकालने को तो आई डोंट थिंक सो पूछेगा, तो आपको फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो रेंज में देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या बनता है, 2ux uy अपॉन में ay, और ay की वैल्यू हमें पता है g, ux की वैल्यू हमें पता है, uy की वैल्यू पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला में क्या आ रहा है, साइन 2 थीटा। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा यानी 1 होगा तो क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा के 1 होते ही रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है, एक और बात याद रखने वाली है क्या, कि वो मैक्सिमम वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो उस पर भी वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ये याद रखना। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रेंज जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होता है। हाइट का रेशियो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कितना होता है, 10 थीटा के, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कितना होता है, 10 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। बाकी देखो आगे का टॉपिक, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, आई एक्सिस के अलॉन्ग एस एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एस वाई। तो ये पोजीशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में टोटल सम करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेजेक्टरी हमने ऊपर बनाई है ये वाली, ठीक है, जिसके हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए कि ये कैसे आए हैं, इस ट्रेजेक्टरी का अगर इक्वेशन पूछे तो उसे कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है, एक बार देख लो ध्यान से, आ जाएगा। देखो क्या है, हमने देखा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग माइनस जी है, यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू कॉस थीटा है, और इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप बाकी भी कर लेना। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा कि यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से यू कॉस थीटा रख देंगे, ए एक्स हमें पता है 0 है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। टी की जगह हम इक्वेशन 1 वाली वैल्यू रख देंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, जहाँ से हम दोनों जगह से अगर एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो टेन थीटा कैसे कॉमन लिया आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं आपको बता दूं। देखो इधर की तरफ साइन नहीं है, तो मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो होगा क्या, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा बना के बाहर ले लेंगे, और एक जो नीचे आपका बनेगा एक और टेन थीटा जो बनेगा उसको रेंज वाले फॉर्मूले में ले लेंगे। ठीक है,
तो वहाँ से ये एक फॉर्मूला बना है ये, ठीक है। यही क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। किसका? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर पैराबोलिक मोशन, ठीक है। तो याद रखना ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन के लिए ये होता है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, देखो आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कितना टफ या इजी होता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था आपका, इनिशियल स्पीड u गिवन था कि इस u स्पीड से और एक्सीलरेशन -10 j जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो अगर इसने हमें क्या दे दिया होता, थीटा दे दिया होता, ठीक है, और हमें एक्स वगैरह पता होता, तो मैं डायरेक्ट एक सेकंड ना, तो मैं डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन में रखती और ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू निकाल लेती। लेकिन यहाँ थीटा बेटा कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व कर लूँगी जैसे मैंने अभी ऊपर किया कि u दिया है तो वहाँ से ux हमारा 1 आ जाएगा और uy कितना आ जाएगा 2u। उसी तरीके से एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस 0 है, y एक्सिस कितना है -10, तो sx बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से sx बराबर तो x है और बाकी वैल्यू रखी तो t बराबर x है। उसी तरीके से sy बराबर uyt हाफ ayt का स्क्वायर, uy की जगह 2 और हाफ तो ठीक है, ay की जगह -10 रखा, t की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो सॉल्व किया, तो ये आ गया एक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, कुछ टफ तो था नहीं, बेसिक है, फंडे थोड़े से आपके क्लियर होने चाहिए। ये है इसका कि अगर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी टावर पर से या किसी बिल्डिंग पर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियल स्पीड u से फेंका जाए तो उसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह कैसा बनेगा, या फिर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह क्या होता है, ठीक है, वो सब निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ इनिशियल स्पीड ux है और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जो इसका होता है इनिशियल स्पीड का वो 0 है या वेलोसिटी का, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ 0 बट y कंपोनेंट इज़ -g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपका कैपिटल T इज इक्वस टू √2h/g, ठीक है। अगर किसी को ये डेरिवेशन वगैरह नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे हो रहा है या कैसे निकालना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम से डेरिवेशन भी इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए होगा कि हाँ मुझे डेरिवेशन भी इसका चाहिए, तो मैं वो डेरिवेशन भी इंक्लूड कर लूँगी, बस उससे होगा ये कि आपका वीडियो थोड़ा और बड़ा होगा फिर, ठीक है। तो देखो फिर इसमें क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू √2h/g, जहाँ h क्या है आपका ये बिल्डिंग या टावर की हाइट होगी, g तो आपको पता ही है। रेंज क्या हो जाता है ux अंडर में 2h/g, √2h/g को मैं t लिख सकती हूँ, तो ये uxt हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी है कि यहाँ तक पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। देखो पोजीशन किसी टाइम पे निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन आ जाएगा, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ एग्ज़ाम में जैसे पूछेगा वही निकाल लेंगे, ठीक है। तो याद है एक ही चीज़ देख, वेलोसिटी भी उसी तरीके से किसी इंटरवल टाइम t पे निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं। देखो मान लो हमने u स्पीड से फेंका, x डिस्टेंस इसने x एक्सिस के अलॉन्ग कवर किया, y डिस्टेंस इसने y एक्सिस के अलॉन्ग कवर किया, तो x इज इक्वल्स टू ut लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर x/u आ जाएगा। सिमिलरली y का फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन रख के कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग u इनिशियल स्पीड 0 था इसलिए u 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू u 0। अब माइनस का हाफ gt स्क्वायर बचा, यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बन जाएगा, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, कुछ टफ तो था नहीं, जितनी बार पढ़ोगे याद रखना वो उतना आसान बनता जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको आसान करना है कि मुश्किल करना है। अब जैसे अभी एक बार रिवाइज़ कर लिया, अब इसे छोड़ देना 10 दिन के लिए, फिर देखना सब साफ़ हो जाएगा। तो अगर रोज़ रिवाइज़ करते रहोगे तो हो सकता है अगले 10 दिन बाद आप खुद इस चीज़ को पढ़ाने लायक बन जाओगे, ठीक है, बिना देखे। तो इट्स ऑल इन योर हैंड, सो डिसाइड बाय योर सेल्फ। अगला है आपका ये क्वेश्चन, आपका UPGIC में पूछा था, ठीक है। देखो इसमें क्या था,
इसी टॉपिक पे बेस्ड था। ये एक एरोप्लेन है आपका जो उड़ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से, एक हाइट 720 मीटर पे, ठीक है। और ये एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये पूछा ट्रेजेक्ट्री बताओ ग्राउंड से, यानी जो एरोप्लेन से जो बॉम्ब फेंका जा रहा है वो ग्राउंड से देखने पे उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, ठीक है, और प्लेन से देखने पे कैसी बनेगी। और दूसरी चीज़ उसका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना। तो सबसे पहली चीज़, जो बंदा या जो ऑब्जर्वर आपका प्लेन में बैठ के वो देख रहा होगा कि प्लेन नीचे बॉम्ब नीचे कैसे जा रहा है, तो उसको तो क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, कि वो तो नीचे स्ट्रेट लाइन से जा रही है। लेकिन जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा होकर देखेगा कि उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी बन रही है, तो वो कैसा आपका दिखेगा, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे टावर वगैरह पे कोई खड़ा होकर कुछ फेंक रहा है, तो जो नीचे वाला आदमी होता है उसको तो दिखता है अरे ये पैराबोलिक पाथ में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला आदमी होता है उसको वो स्ट्रेट लाइन दिखती है, ठीक है। अब हम वो निकालते हैं जो निकालने को बोला है, वो क्या, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। 2 तो ठीक है, h 720 है, g हमारा 10 है, रखेंगे निकालेंगे आ जाएगा 12, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, ux/t, तो ux की वैल्यू 200 दे ही रखा है, t की वैल्यू 12 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, रेंज भी आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आपका रेंज भी आ गया। तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड ही था, फॉर्मूला आपको याद होता तो अब निकाल लोते। तो ये लास्ट केस है इसका, कि एक तो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से जब फेंका जाता है, दूसरा मैंने आपको बताया अगर किसी हाइट पर से, यानी किसी आपका मान लो किसी बिल्डिंग पर से, किसी टावर पर से फेंका जाता है तो क्या होगा। एक ये लास्ट केस है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आपके एग्जामिनर आने वाले, बट इन केस अगर आते हैं तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद रखना, बाकी हो जाएगा। कि एक इंक्लाइन मोशन है, कि मान लो इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड बॉडी है, यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं u स्पीड से, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए क्या क्या होगा, ux तो u cos थीटा हो जाएगा, uy आपका u sin थीटा ही रहेगा। यहाँ उसको x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन भी दिखेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन दिखेगा। तो यहाँ t बराबर वही 2u/a/y रखेंगे, 2u sin थीटा अपन में g cos अल्फा। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट, कि वो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो वो क्या होगा, u y का स्क्वायर अपन में 2ay, ठीक है। तो यहाँ पे uy की वैल्यू रखो और ay की वैल्यू रखो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और रेंज पूछ रहा है तो वही s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो s बराबर r आ जाएगा रेंज, और u x के अलॉन्ग और a भी x के अलॉन्ग, क्योंकि रेंज निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका ख़त्म होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है और ईजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है, क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या आपका, कि आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक था, फॉर्मूले सेम है, थोड़े से अब 1-2 बार रिवाइज करोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कि एक ग्राउंड पे खड़ा होके, एक दूसरा टावर पे या किसी बिल्डिंग पे, तीसरा किसी इंक्लाइन बॉडी पे, ठीक है। लास्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आपका, एक आपका कांस्टेंट स्पीड मूवमेंट, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखो कभी भी कोई सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो उसका स्पीड या फिर ये कह सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन देख सकते हैं डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। पहले इधर था, फिर इधर था, अब इधर, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरीके के मोशन को ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने वाली बात है वो क्या है, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा इसी में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो याद रखने वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है आपका वो अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। क्यों लगता है भाई अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसे बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को इनवर्ड यानी पॉइंट ओ की तरफ हमेशा क्या करता है, की डायरेक्शन में या टूवर्ड क्या करता है, उसको पुश करता है, जिसकी वजह से वो एक बैलेंस सर्कुलर मोशन दे सके, ठीक है। तो इसे समझते हैं
ध्यान से देखो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड विच इज़ ऑर्थोगोनल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके ऑर्थोगोनल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन जो है इसको कैसे निकाल, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v क्रॉस ओमेगा लिख सकती हूँ, लेकिन v बराबर क्या होता है आपका, ओमेगा क्रॉस r होता है। तो इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अल्फ़ा सी, अल्फ़ा क्या है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, r ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम अगर यहाँ से r की वैल्यू यहाँ उठा के रखें तो ये अल्फ़ा सी बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना जिसको भी मैंने मार्क किया है। उसी तरीके से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टूवर्ड द सेंटर एंड कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो ऊपर से लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर v स्क्वायर अपॉन में ओमेगा। तो ये फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या बन जाएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड। और 2-3 और इसमें फॉर्मूला है जो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, या v की जगह वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इन एंगुलर मोशन। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ, इसके बाद आप फ्री हो, और आपका ये पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक नहीं बचता इस चैप्टर में आपका। ठीक है, आप चाहो तो खुद सिलेबस चेक कर सकते हो, और अगर कहीं कुछ रहता है तो आप बता सकते हो, खैर नहीं रहता मैं जानती हूँ, मैं आपको अभी सिलेबस भी इसमें इंक्लूड कर दूँगी, आप अच्छे से खुद ही चेक कर लेना। देखो, एक क्वेश्चन है जो कि आपका UKPSC लेक्चरर में और NVS PGT में पूछा था। क्या है कि एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से इन अ 4 मीटर रेडियस सर्कुलर पाथ। ठीक है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है। स्पीड v तो गिवन ही है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 नहीं 4 मीटर है, 12 मीटर पर सेकेंड, 4 नहीं है। ठीक है, तो देखो ये इतनी चीज़ें गिवन है हमें। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ mv स्क्वायर अपॉन में r, m गिवन है, v गिवन है, r गिवन है, निकाल लूँगी, इतना आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा सी बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स बाई m, तो वो रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिंस अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एफ सी बराबर कितना है हमारा, एफ सी बराबर कितना है हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एफ सी बाई एम आर। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाया है, एफ सी बाई एम आर। ठीक है, ये एफ सी बाई एम आर, एफ सी की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ये वेलोसिटी 4 नहीं है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये कितनी है, 12। ठीक है, सो यस, ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कह रही हूँ मैं, पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, यहाँ पे ये पूरा टॉपिक या पूरी यूनिट आपका कंप्लीट होता है, जो कि मैंने इसमें क्वेश्चन कम लिए हैं, क्यों, क्योंकि ताकि लेक्चर बड़ा ना हो। मेरे हिसाब से आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट हो जाने चाहिए, फिर आप PYQ ताकि आसानी से लगा सकती हो। मेरे पास PYQ सारे हैं, सॉल्व हैं। ठीक है, बस वही है कि मैं एक बार कॉन्सेप्ट करा लूँ, फिर मैं PYQ भी इंक्लूड कर लूँगी, या PYQ के अलग से लेक्चर बना दूँगी। ठीक है, बाकी आपका कोई सजेशन हो कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, जैसे मुझे पता चले। और यस, वन मोर थिंग, अगर ये आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा इसी लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।
See you soon in the next lecture. As you can see, motion in a plane, KVS, NVS, EMRS का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है आपका UKPSC लेक्चरर फिजिक्स के लिए जो सिलेबस है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, UKPSC लेक्चरर में ये सिलेबस आपका काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर दिया हुआ है, जिसको मैंने ब्लू शेड से आपका हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, जो आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से लेके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक है। सिमिलरली आपका KVS NVS में ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से लेकर के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक है। बस वो मोशन इन अ प्लेन यूनिट से है और ये काइनेमेटिक्स। तो सिंस आपका लेवल भी सेम है, PGT फिजिक्स के लिए है दोनों, तो आप थ्योरी सेम रहने वाली है, और इसलिए आप जितना थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जितना ज़्यादा PYQ लगाते हो उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी थैंक यू सो मच।